हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं अपनी क्लास नंबर 36 जिसमें हम पिछली क्लास के कुछ रीजंस पढ़ने आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप किया था, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दोस्तों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में याद है 3 स्टेज होती थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ये देखो ना, मैं आपको दिखा देता हूं, ये 3 फेजेस होते थे हमारे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ये क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, डिमिनिशिंग क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आखिर ये क्यों होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों होता है और नेगेटिव रिटर्न्स क्यों होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक, दैट इज why is increasing returns to a factor in a production process। मतलब रीजन क्या है increasing returns to a factor के। सबसे पहला रीजन है कि हमने अपने फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। दोस्तों, आप जानते हो जो हमारी लैंड थी, मैं यहां पर दिखाता हूं, जो हमारी लैंड थी, ये देखो बनाया हुआ, उसको पीछे आपको नजर भी आ रहा होगा। हमने जिस लैंड पे प्रोडक्शन किया है उस लैंड का एक एक कोना हमने यूज किया, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं है, यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, मशीनों का, लैंड का, इक्विपमेंट्स का हमने प्रॉपर यूटिलाइज किया है। नंबर 2, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। दोस्तों, इसमें जो काम करने वाले लेबर्स थे, स्टार्टिंग में जो लेबर्स काम कर रहे थे उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्हें 2 या 3 ही लेबर हमने अपॉइंट किए थे इस पूरी फील्ड पर काम करने के लिए, तो इनके बीच में तालमेल अच्छा बना, जिसके चलते ये इस पूरी फील्ड में अच्छे से काम कर पाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ी हुई थी। नंबर 3, इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। हर फिक्स फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल था, क्योंकि इनके पास बड़ी लैंड थी, इस पर इन्होंने अपने अपने चीजों को बांट दिया कि तुम इतने पर काम करो, तुम इतने पर करोगे और तुम इतने पर काम करोगे। तो इन्होंने अपने फिक्स फैक्टर को डिवाइड कर दिया, जिसके चलते इनके काम में परफेक्शन आ गई। क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, अलग अलग डिविजन्स में, तो उससे काम में परफेक्शन आ जाती है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, और वो कम टाइम के अंदर होता है। तो जब हमने स्पेसिफिक काम इन लोगों को बांट दिया तो क्या होगी, इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन विद स्पेशलाइजेशन। लोग कम है, सब लोग अपने अपने काम में माहिर है, तो इनके बीच का जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छा सेट हो गया। बेटर कोऑर्डिनेशन विद स्पेशलाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। दोस्तों, क्या हुआ, इसके बाद जब इंक्रीजिंग हुआ फिर हमारा प्रोडक्शन कम होने लगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, हम अपने फैक्टर्स का जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो नहीं बना पा रहे थे। नहीं बना पा रहे थे का मतलब है कि जो हम चाहते थे उस लाइक हमें प्रोडक्शन का आउटपुट नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब हमने 5th लेबर को अपॉइंट किया था तो 5th लेबर की वजह से प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी कि जब 4 लोगों में चीज बटी हुई थी तो 5वां आके क्या करता, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम डिले होने लगा, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, हम जो चाहते थे कि ये जो लेबर नया आया है ये दूसरों के काम को और अच्छे से करवा पाए, ऐसा नहीं हुआ। जब लोग ज्यादा हो गए तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होने लगा, कम होने लगा। खत्म नहीं हुआ, कम होने लगा, जिसके चलते हमें क्या मिला, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिला। नेक्स्ट इज रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर के क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। दोस्तों, काश कि हमने इतने सारे जब लेबर अपॉइंट किए थे तो बगल वाली लैंड भी खरीद लेते, जिसके चलते ये जो बंदा अपॉइंट किया था ये इस जगह पर काम कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हम काम शॉर्ट रन में करते हैं। शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं करते, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इस वजह से। तो लिमिटेशंस ऑफ फिक्स फैक्टर की वजह से हमारा जो नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर हुआ। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। दोस्तों, कौन सी जगह पर किसको काम करना है ये कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाया, क्योंकि लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि समझ में ही नहीं आता कौन किसका काम करेगा। और जब लोग ज्यादा हो जाते हैं ना तो पता है क्या होता, जो पुराने लोग हैं वो छोटे पर ड्रॉप झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैं सीनियर हूं, मैं जो बता रहा हूं तुम वैसे काम करो, मैं बैठूंगा खाली। जब वो खाली बैठेगा तो प्रोडक्टिव इंसान खाली बैठेगा, एक फ्रेशर इंसान उस काम को करेगा, तो आप समझ जाओ क्या रिटर्न मिलेगा उसका, नेगेटिव रिटर्न ही, नेगेटिव इंपैक्ट ही जाएगा। इसके अलावा डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और जो नए लोग आए काम करने के लिए वो अभी ट्रेंड तो है नहीं और उन्हें लगा दिया काम पे, और जो पहले से काम करते थे वो बैठ गए ये सोचकर कि नए लोग आए उनसे हम काम कराएंगे, जिसके चलते जो एफिशिएंसी है वेरिएबल फैक्टर की, जो वो पुराने लोग जो अच्छे से काम करते थे उनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। काम चोरी के चलते उनकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो गई है। इस वजह से जो हमारा रिटर्न टू फैक्टर है वो किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों, जो हमारा लास्ट क्लास थी ना
उस क्लास के अंदर एक टॉपिक, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये कि ये वाला पॉइंट ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? पहले एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों कहलाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों? याद है पूरी इकोनॉमिक्स में जब कभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात होगी तो समझ जाना ये लाइफ का वो मोड है जहां पर आपने एक ऐसा डिसीजन लिया और आपकी लाइफ बदल गई, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोस्तों यहां तक टीपीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, एमपीपी बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ ऐसी चेंज हुई कि एमपीपी घटने लगा और टीपीपी का बढ़ना कम हो गया। यानी ये वो मोड था जहां से इनकी जिंदगी बदल गई। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोलो क्लियर हुई बात? ये पॉइंट लास्ट क्लास में हमारा रह गया था। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी। टीपीपी और एमपीपी में क्या रिलेशन होता है? टीपीपी का मतलब होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और एमपीपी का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। आप टीपीपी बोलो या टीपी बोलो, बात एक है। आप एमपीपी बोलो या एमपी बोलो, बात एक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने पास आउटपुट हमारा 1 2 3 4 5 6 7, लैंड हमारी फिक्स रहती है, लेबर हमारे बढ़ रहे हैं, टीपीपी बढ़ रही है और एमपीपी बढ़ रही है, घट रही है, जो भी हो रही है। ठीक है, अब आप जानते हो, आपने देखा था कि पहले स्टेज पर एमपीपी क्या होती है? बढ़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके बाद एमपीपी हमारी क्या होती है? कम होने लगती है, जीरो भी हो जाती है। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके बाद क्या होता है कि एक लेवल पे आके हमारी नेगेटिव हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। बोलो क्लियर हुआ? अब जब हमने इस शेड्यूल से ये डायग्राम को ड्रॉ किया तो ये पाया हमारे पास भी 3 टाइप के फेजेस इसके अंदर बन जाते हैं। दोस्तों ये वही चीज है हमने लॉ वैल्यू प्रोपोर्शन में पढ़ा था, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। वो क्या? वो चेंज यही करेंगे कि जब एमपीपी बढ़ता है, जब एमपीपी बढ़ता है तो टीपीपी भी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। While MPPR increases, then TPPR also increases at a increasing rate, and this stage of production is called increasing returns to a factor. बोलो क्लियर हुआ? देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? When MPPR increase, जब MPP बढ़ता है, then TPPR also increase at a increasing rate, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है TPP, and this stage is called increasing returns to factor. बोलो क्लियर हुआ? इसके बाद क्या होता है? जब एमपीपी गिरने लगता है, घटना शुरू होता है, तो टीपीपी तो बढ़ रहा है अभी भी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से पहले कर रहा था। अभी बढ़ तो रहा है लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि एमपीपी क्या होने लगा है? घटने शुरू हो गया है। तो ये होता है हमारा सेकंड फेज ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हेन एमपीपी आर डिक्रीज देन टीपीपी आर स्टिल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीपीपी बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। दिस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एट दिस पॉइंट एमपीपी बिकम 0 एंड टीपीपी बिकम मैक्सिमम। और सेकंड फेज पर ही जो एमपीपी वो क्या है? 0, और टीपीपी क्या अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। अब आप कहोगे सर मैक्सिमम तो ये भी है, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला भी है। हम मैक्सिमम वो वाला पॉइंट लेते हैं जहां पर एमपीपी क्या होता है? 0 होता है। हम ये वाला मैक्सिमम नहीं लेते, हम कौन सा लेते हैं? जहां पर एमपीपी क्या होता है? 0 होता है। राइट नाउ थर्ड पॉइंट इज जब एमपीपी नेगेटिव होता है, जब एमपीपी नेगेटिव होता है तो टीपीपी क्या होने लगता है? घटना शुरू होता है। टीपीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन, क्योंकि हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं टीपीपी एमपीपी में, तो इसलिए अब हमारा आ गया थर्ड पॉइंट। व्हेन एमपीपी इज नेगेटिव, जब एमपीपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो टीपीपी स्टार्ट्स डिक्लाइन। टीपीपी क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। टीपीपी क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बोलो यहां तक कि आपको बात समझ आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब एक बार और कर ले रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी। देखो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। व्हेन एमपीपी इंक्रीज, जब एमपीपी बढ़ता है तो टीपीपी आल्सो इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, बहुत तेजी से बढ़ता है। एंड दिस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नेक्स्ट, व्हेन एमपीपी आर डिक्रीज then TPP still increase at a diminishing rate. This state of production is called diminishing returns to factor, and MPP becomes 0, TPP will maximum. And third point is when MPP is negative, TPP starts decline. This stage of production is called diminishing returns to a factor. This is all about the relationship between TPP and MPP. बोलो क्लियर हुआ? अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा बचा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड एपी। एपी और एमपी का रिलेशनशिप, ठीक है? तो एपी और एमपी का रिलेशनशिप दोस्तों जो हमने पीछे शेड्यूल अभी बनाया था ना, ये वाला शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूं।
ये वाला शेड्यूल। इसी शेड्यूल में आप एपी भी निकाल लेना। क्या कैसे निकालते हैं? टीपीपी अपॉन में क्यू। तो उससे आप डायग्राम ड्रॉ करना है, एमपीपी का ये उठाना और एपीपी जो आप निकालोगे वो उठाना। उससे जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो डायग्राम डिट्टो ऐसा बनेगा। ये मैंने फ्री हैंड बनाया, अदरवाइज आप शेड्यूल से भी बना सकते हो, ऐसा ही बनेगा, राइट। तो अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इन द अबव डायग्राम एपी इंडिकेट्स एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी स्टेट्स फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी पता है ये तो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि एज लॉन्ग एमपीपी इज मोर देन एपी, एपीआर राइजेस। क्या मतलब इसका? जब एपी बढ़ता है, जब एपी बढ़ता है तो एमपीपी बढ़ता है, लेकिन तेजी से बढ़ता है। समझ आई बात? वही लिखा हुआ है एज लॉन्ग एमपी इज मोर देन एपी। और इस लेवल पे देखो आपका जो एपी है वो देखो कम है, एपी कम है और एमपी क्या है? ज्यादा है, ज्यादा यूनिट्स है। तो वही कहा गया कि अगर इस लेवल पे आप नोटिस करोगे तो इस लेवल पे आपका एपी कम है और एमपीपी ज्यादा है, ठीक है। अगला पॉइंट है व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी एज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा एक चीज देखो, जहां पर एमपी और एपी दोनों इक्वल हो रहे हैं इस वाले पॉइंट पर, वहां एपीपी क्या है? अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। जैसे ही एपीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आता है, एमपीपी उसे क्या कर देता है? कट कर देता है। क्या कर देता है? कट कर देता है। इसके बाद जब एमपीपी एपीपी घटना शुरू होता है तो एमपीपी भी घटना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत तेजी से घटना शुरू हो जाता है। कैसे? बहुत तेजी से घटना शुरू हो जाता है। वही चीज लिखी हुई है व्हेन एमपीपी इज लेस देन एपी, एपीपी फॉल्स। यानी जब एपी फॉल्स होता है तो एमपीपी फॉल होता है, और इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो एमपीपी छोटा है और एपीपी भी बड़ा है। इसके बाद है देन आफ्टर बोथ एपी एंड एमपी फॉल्स बट एमपीपी बिकम नेगेटिव वेयर एज एपी रिमेन पॉजिटिव। अब देखो एमपीपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, लेकिन अभी भी एपीपी क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये नेगेटिव नहीं हुआ है। तो वही लिखा हुआ है देयर आफ्टर बोथ एपी एंड एमपी बट एमपी बिकम नेगेटिव। एमपीपी तो नेगेटिव हो गया, लेकिन एपीपी रिमेन पॉजिटिव। एमपीपी फॉल्स एट अ फास्टर रेट एज कंपैरिजन टू फॉल इन एपी। दोनों ही गिर रहे हैं, लेकिन एमपीपी बहुत तेजी से गिर रहा है, जबकि एपीपी उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। बोलो यहां तक की आपको बात समझ आ गई है? सो गाइस हमारे ये जो चैप्टर था प्रोडक्शन फंक्शन, ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखना मत भूलना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही।